Hi everyone, welcome back to SWPM classes. I'm Himanshi Garg and today we are here with a new lecture of general aptitude or we can say mathematical aptitude, right? ओके जैसा कि आप लोगों को पता है फर्स्ट पार्ट जो रहता है हमारा उसमें पोर्शन जो रहता है वो किसका रहता है थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन मैं आपको दोबारा दूँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का पोर्शन उसमें रहता है ठीक है। उसके अलावा हमारे पास उसमें इंग्लिश का पोर्शन रहता है ठीक है। और हमारे पास क्या रहता है उसमें जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो रहता है राइट एवरीवन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आज मैं है एक इंट्रो देने वाली हूँ कि बेसिकली जो मैथमेटिकल और रीजनिंग का जो पोर्शन रहता है ना पार्ट ए में जहाँ से आपके लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं पार्ट ए के, उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देती हूँ चैप्टर वाइज अगर हम थोड़ा सा बात करें ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली चैप्टर्स क्या हैं सिलेबस में क्या है वो हम बताते हैं ठीक है। वैसे एप्टीट्यूड का सिलेबस कभी भी कहीं मेंशन नहीं होता बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या रहते हैं वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी आज ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास रहता है नंबर सिस्टम ठीक है एवरीवन। हमारे पास रहता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या बात करते हैं एवरीवन, हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है बोर्ड मास, हमारे पास रहता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ठीक है। उसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा ये पावर साइकिल का कॉन्सेप्ट रहता है रिमाइंडर वगैरह निकालने वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है क्या थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ रहता है एक्सपोनेंट्स का ठीक है, जो बेसिक रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, वन सेकेंड, यस, अगर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की यहाँ पे बात करते हैं तो उसके अंदर पोर्शन आता है हमारा मिसिंग सीरीज़ का, मिसिंग के नाम से आता है ये चैप्टर मिसिंग सीरीज़ ठीक है। तो जैसा कि आपको लाइक नाम से भी आइडिया लग रहा होगा तो अलग अलग तरह की सीरीज़ हम इसमें पढ़ते हैं, चाहे वो नंबर सीरीज़ हो ठीक है जिसमें ए पी जी पी एच पी ये सब आ जाता है। फिर हमारे पास रहती है लेटर सीरीज़ ठीक है, सिंबल सीरीज़ हमारे पास रहती हैं और कुछ उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल ट्रिक्स रहती हैं ठीक है एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आता है परसेंटेज ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में शायद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वही परसेंटेज कन्वर्जन फ्रैक्शन ये सब ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास रहता है वो होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला, कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन है या कैसे भी इक्वेशन है उन्हें कैसे सॉल्व करना है। एज प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आती हैं वो ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए मेथड जैसे हमारे पास रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास रहता है ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हमारे पास रहता है, क्लॉस मल्टीप्लिकेशन रहता है। बाकी बेसिकली यही दो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं राइट ठीक है एवरीवन। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, मतलब उन कंबाइन करके अगर मैं कहूँ तो हम कहते हैं ऐसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है ना, सीपी एसपी मार्क प्राइस और ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर एक और चैप्टर करके हम साथ में लिख लो या अलग लिख लो, वो रहता है लोन और इंटरेस्ट का, जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक है, अमाउंट निकालना ये सब, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता ही है। फिर अगर मैं बात करूँ हमारे पास थोड़ा पोर्शन रहता है एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स का, तो इसमें हम पढ़ते हैं मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन ठीक है। थोड़ा बहुत हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का भी आ जाता है, नो इशू, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रहता है थोड़ा सा वो रहता है मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स, या फिर आप सिंपल डायनामिक्स कह सकते हैं इसे, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पीड वाली प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी होंगी ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हैं, बोट्स और स्ट्रीम्स आपने पढ़ा होगा, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो रहता है ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं वर्क पे, वर्क का चैप्टर हमारे पास रहता है, मतलब जैसे से पूछते हैं ना कि 5 लोग हैं उन्होंने ये काम इतने दिनों में कंप्लीट कर लिया, तो कितने दिनों में कितने लोग करेंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, वो सब ठीक है। रेशो का पोर्शन भी आ जाता है इसके अंदर।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है एवरीवन, वो रहता है कैलेंडर प्रॉब्लम्स, ईयर, वीक्स, डेज। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक रहता है। फिर इसी में आता है क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा, नॉट सेइंग दैट मच। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम 10th के बाद ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया लगेगा, बट इट्स फाइन, हो जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो हम 10th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पास रहते हैं, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट रहता है, सर्कल, ट्रायंगल वगैरह, क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है, नेक्स्ट रहता है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में अगर आप लोग देखें तो रहता है एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर। ठीक है, डोंट वरी, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है इनमें। ठीक है, और फाइनली हमारे पास जो रहता है, मैं कहूँगी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो क्या है हमारे पास, लॉजिकल डिडक्शन। अब लॉजिकल डिडक्शन से हमारा क्या मतलब है और इसमें क्या टॉपिक्स जो हैं हम लोग कवर करेंगे, वो देखो आप लोग। हम इसके अंदर लेके चलते हैं ब्लड रिलेशंस। आप लोगों ने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप लोग ज़रूर देखोगे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ पजल्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो होता है। ठीक है एवरीवन, तो बेसिक यही सारा सिलेबस जो है एप्टीट्यूड में रहता है। मैंने आपको कम से कम चैप्टर्स के नाम जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो हम जो है चैप्टर वाइज, अगर आप कहेंगे तो चैप्टर वाइज, नहीं तो टॉपिक वाइज जो है कुछ कुछ टॉपिक्स उठा के हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। राइट एवरीवन, और फुल कोर्स के लिए ऑफ कोर्स आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऐप पे। हमारा जो ऐप है स्टडी विद पूजा मित्तल। फाइन एवरीवन, स्टडी विद पूजा मित्तल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके एवरीवन, सो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, जो एक टॉपिक की वो एक्चुअली थी एलिमिनेशन मेथड पर्टिकुलरली। बट ऑब्वियसली बात है, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड तो नहीं हम पढ़ाएंगे, हम पूरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, कब ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज़ इक्वेशंस का जो चैप्टर है, आज हम उसे डिस्कस करते हैं एवरीवन। ठीक है, इक्वेशंस हम पढ़ते आए हैं इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया मैंने, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो वेरी कर रहे हैं, 2 है वो, x और y। और कॉन्स्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ, 3 है, वैसे तो कॉन्स्टेंट्स है ना, a b और c, और इन्हें कहते हैं क्या है, a और b को कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल जो वैल्यू एसोसिएटेड होती है। ठीक है एवरीवन, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सभी। तो बेसिकली बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करे। मैंने आपको एक सिस्टम दे दिया इक्वेशंस का, और उसमें भी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। पहली बात तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, राइट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल दिस इज इक्वल टू 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो ये लीनियर है। वहीं अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 37 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो बनता है वो 2 बनता है, तो ये वाला लीनियर नहीं होगा। समझ में आया? तो जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो पहली बात हमें 2 इक्वेशंस दी होती हैं। मैंने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मैंने क्या ले ली, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है एवरीवन, अब एक सिंगल इक्वेशन में आपको दे दूं, मान लो मैं आपको दे दूं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हाँ मिल रहा है सॉल्यूशन, कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोज किया इसको दूसरी साइड, 2x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू हमें मिल गई -5/2। लेकिन दो इक्वेशंस को एक साथ देना और उनका कॉमन सॉल्यूशन मिलना,
ही तो सॉल्यूशन कहलाएगा। दोनों जगह वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स है, वाई वाई है, तो एक्स की जो वैल्यू मिल रही है सिस्टम कब कहेंगे, जब सेम वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशंस क्या रहती हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं, उन्हें समझने की कोशिश हम करते हैं। पहली बात, दो तरह की बात होती है, एक है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ, एक होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। राइट एवरीवन, ठीक है। अब देखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ठीक है, बात ही खत्म। लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसमें आती हैं टू टाइप्स। ठीक है, एक कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन, मैं तो यूनिक हूँ, मैं तो अकेला ही एग्जिस्ट करूँगा और कोई भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। दूसरा कहता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ये ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दी और आपसे पूछ लिया कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, टू ही करेंगे, है ना, 1 2 3 4 कितने भी एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉर्मल कुछ भी इक्वेशन अगर मैं आपको एक वेरिएबल में देती हूँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो सॉल्यूशन नो हुआ वो तो अलग केस है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या तो सॉल्यूशन एक ही एग्जिस्ट करेगा सिंगल। अगर आप ये कह रहे हो ना कि मैम दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम के, तो दो नहीं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ से अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं इस चीज़ को, एक ग्राफ मान लो आपका ऐसे चला गया, ठीक है, और वहीं सपोज दूसरा ग्राफ जो है आपका ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, इनका सॉल्यूशन। ठीक है, ये मान लो ऐसे पैरेलल चले गए तो दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वहीं अगर आप ये कहो कि मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ठीक है, कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा कि जब सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ही मिलेंगे। ठीक है, ग्राफ का इतनी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशन वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके एवरीबडी, काइंडली डू मेंशन इन द चैट फोरम, आई मीन इन द कमेंट बॉक्स, कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे लग रहे हैं, टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको ऐसे है कि मैम ये टॉपिक करा दो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सीयूटी का एग्ज़ाम अब बहुत करीब है, राइट। आई थिंक 3 मंथ्स जो है मैक्स आपके पास हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा तैयार कर सकते हो, ट्रस्ट मी। आप क्रैश कोर्स ले सकते हो, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको जैसा भी ठीक लगता है, राइट। बट अगर आप लोग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, आगे शेयर कर रहे हो, बट अपने कमेंट्स को अगर आप शेयर करेंगे ना तो दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ भी हेल्प मिलेगी बिल्कुल। तो कंडीशंस की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, वो हमें देता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, मतलब कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देखो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इक्वल टू में 0 रखा, सब कुछ मैं लेफ्ट साइड पे ले आई। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन जो है हमें क्या कहती है यहाँ पे, कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। बिल्कुल सिंपल कंडीशन, c1 अपॉन c2 से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। वहीं सेकेंडली हमारे पास आता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखो पहले इसका अगर ग्राफ के बारे में बात करूँ ना मैं, यूनिक सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन उसका ग्राफ होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ग्राफ कैसे बन रहा होगा, ऐसे एक पॉइंट पे मिल रहा है, खत्म। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, वो क्या है कि लाइंस जो हैं वो क्या है, कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, लाइन क्या है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब ये फर्स्ट लाइन थी और इसके ऊपर ही आ गई कौन सी, सेकेंड लाइन, सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सारे रेशोज है ना, a1 अपॉन a2 वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल है c1 अपॉन c2 के।
तीनों इक्वल है। समझ में आया? ओके एवरीवन। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है नो सॉल्यूशन की कंडीशंस जो हैं वो क्या आती है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है नो सॉल्यूशन की कंडीशंस। यस, थर्ड केस, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहता है ठीक है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पहले दो तो इक्वल हो गए। ठीक है, अब पहले दो इक्वल होने से एक बात तो पता चल गई कि सॉल्यूशन यूनिक नहीं हो सकता, इनफाइनाइट हो सकता है अगर c1 c2 इक्वल हो जाए इसके। लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है लेकिन वो c1/c2 के इक्वल ना हो तो ये बनता है नो सॉल्यूशन का केस, मतलब लाइंस जा रही हैं पैरेलल। ठीक है, वो कहीं भी मिल ही नहीं रही। तो समझ में आया कि थेरेटिकली इस बात को कैसे दिखाएंगे, कंडीशन क्या है कोफिशिएंट्स पे, और ग्राफिकली अगर चीज़ों को समझें तो उसका क्या मतलब है। यही तीन पॉसिबल केस होते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। आई होप सबको समझ में आया एवरीवन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन 1 से जो है वो बात करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन 1, अगर मैंने आपको कहा कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आपको दिया है, तो आपसे पूछा गया है कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये है आपको क्या बताना है, इसमें y की वैल्यू भी बतानी है, साथ साथ आपको ये भी बताना है कि सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करेंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऐसे लिखना था बट आई होप आप लोग समझ गए मैं क्या लिख रही थी। ठीक है, ओके आ जाए। ठीक है, a1/a2 निकालें, ये a1 है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है। वैसे आप इसे लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसे हम ले आते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। यस देखो 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बन गई ना अब इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना एवरीवन। अभी देखें हम a1/a2 निकालने, हम क्या मिला हमें 8/3। अभी देखो b1/b2 क्या मिल रहा है 5/2। आप यहीं से एक बात पता लगा सकते हो कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है ही नहीं। तो एक बात तो क्लैरिफाई हो गई कि ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का, राइट। सो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आया एवरीवन? ठीक है, चलो एक बात तो कंफर्म हो गई। अब बात है कि सॉल्यूशन निकालना है। अब आपको हम बताते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करना है। ठीक है, पहले हम बताते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखो, जैसा कि नाम ने खुद बताया कि हम कुछ एलिमिनेट करने वाले हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ना, x और y, एक वेरिएबल को ही हटा दूं तो वो एक वन वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी, उसे सोल्व करना तो बहुत आसान है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, अब वो हम कर कैसे सकते हैं, एक बार इक्वेशन दोबारा लिखती हूँ, मैं समझाती हूँ। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हमें जो है अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और एक वेरिएबल को हटाना है, इसका मतलब मान लीजिए या तो हम x के कोफिशिएंट्स को बराबर बना दें या हम y के कोफिशिएंट्स को बराबर बना दें, कुछ भी एक काम करने से ये बात बन जाएगी। समझ में आया एवरीवन? तो सेलेक्ट करो, आपकी मर्जी है जैसे आपको ठीक लगे। मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं y के कोफिशिएंट को बराबर बनाऊंगी, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, y का कोफिशिएंट 10, और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से। मतलब जो यहाँ है उसे इधर मल्टीप्लाई कर दो और जो इधर है उसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? ठीक है एवरीवन, करो। फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18। ग्रेट। सेकेंड को 5 से किया, 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये हो गया खत्म। ठीक है ना? ओके एवरीबडी, सो क्या बचा 10x 16 माइनस 15, सिर्फ x बचा, 18 माइनस 20 माइनस 2। x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -2। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि एक वेरिएबल को आपने खत्म किया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी। अब आप खुद सोचो, जैसे ही एक वेरिएबल निकला वैसे ही उसको उठा के या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपकी मर्जी। मान लो मैं सेकंड में पुट कर दूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली थी एवरीवन -2, करो सब्स्टिट्यूट,
हो गया। अब यहीं पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन। वैसे ये एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, बट आई लेट यू नो, बट इसे भी सब्स्टिट्यूशन ही तो बोलते हैं, ठीक है। 3 × -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब सोल्व तो कर सकते हो, -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y is equal to 6 plus 4, 10, and y is equal to 10 over 2, 5. That's my answer. That's all. That's what we are supposed to find out, right? In the question, it is like clearly given over here that we are supposed to find out what is y and how many solutions we can have here. So, unique solution, and the value of y is 5. Done. Right, everybody? Okay? चलो कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। हम आपसे हम आपको एक रैंडम इक्वेशन देते हैं बना के। देखो, मैंने आपको रैंडम इक्वेशन बना के दी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600 एंड x प्लस 6y इज इक्वल टू 1600, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले तो बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर वो आपको कितने मिलने वाले हैं, ठीक है एवरीवन, ट्राई करें। अब एक चीज़ आप देखो, क्या x का वेरिएबल सेम है दोनों में? नहीं। y का सेम है वेरिएबल? नहीं। हाँ, बट कांस्टेंट जो है ना वो हमारे पास सेम है। ओके एवरीवन, तो अब हमें क्या करना था, कोफिशिएंट्स को हमें इनके सेम बनाना था, राइट। अब कोफिशिएंट्स को जो है हम कैसे सेम बना सकते हैं? देखो, या तो y की कोफिशिएंट्स को सेम बना दो या x की, क्या लगता है कौन सा आसान होगा? x का, राइट। क्यों? छोटे से है कोफिशिएंट्स, ठीक है। इस इक्वेशन को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बात बन जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल बन जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं पहले एज इट इज लिख दूं। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 2x प्लस 12y इज इक्वल टू 3200। करो सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, -8y इज इक्वल टू -1600, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 200। समझ में आया? आई होप आप लोगों को जो है एलिमिनेशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। ओके एवरीवन, सो y की वैल्यू जो है हमें क्या मिल गई, 200। अब x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मान लो मैं इसमें पुट कर दूँ, आसान है ना। 1600 माइनस 6 इंटू 200, 6 2 12, 1200, this is equal to 400. Done. This is the value of x. Right everyone? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन को क्यों ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। क्या थी हमारे पास इक्वेशन, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 1600। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमें एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। क्यों ना मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर दूं, आसान रहेगा, है ना। 1600 माइनस 6y, ये वैल्यू मिल गई मुझे x की, यहाँ पुट कर दूं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1600 माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 1600। एलिमिनेशन में भी हमने ऐसी इक्वेशन बना दी जो सिर्फ एक ही वेरिएबल में थी तो सॉल्व करना आसान। अब क्या किया, अभी भी तो पूरी इक्वेशन को y में बना दिया, ठीक है। समझ में आया बेसिकली क्या हो रहा है, -12y प्लस 4y इज इक्वल टू 1600। करो ट्रांसपोज, इसे यहाँ ले आए, इन दोनों को उधर ले गए, 3200 माइनस 1600, 1600, 12y माइनस 4y 8y, देखो सेम बन गया। y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 200, है ना। फिर पुट करके x निकाल लेना, खत्म, x इज इक्वल टू 400। दैट्स माय आंसर, राइट एवरीवन। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। तो ऐसे जो है हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना होता है। अब हम जो है इसे यूज़ करेंगे कब, या तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन से ही दी हो, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है कि डायरेक्ट इक्वेशन देगा आपको, वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता है। जैसे कि एज प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एज प्रॉब्लम से उसने क्वेश्चन डाल दिया मान लो, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फादर इज एज्ड 3 times more than his son वरुण। तो क्या कह रहा है कि आफ्टर 8 years he would be
2.5 times of वरुण्स एज। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि आफ्टर फर्दर 8 years, आफ्टर further 8 years, how many times would he be of वरुण्स एज। ठीक है एवरीवन, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। उसने क्या कहा है कि फादर की जो एज है वो क्या है, 3 times मोर देन हिज सन वरुण्स एज। तो क्यों ना मैं लेट कर लूँ। ठीक है, वरुण की एज पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, तो वरुण की एज को ही मैं लेट कर लेती हूँ कि वो कह लो x ईयर्स है। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, फादर की जो एज है वो किसके इक्वल है, फादर्स एज इज इक्वल टू 3 times मोर देन हिज सन्स एज। 3 times ज़्यादा है किससे, उसकी सन की एज से, है ना। अच्छा, हमने x ले लिया था क्या, a, x a कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। समझ में आया। 3 times तो ज़्यादा है, जब कैसे कहा जाता है ना कि ज़्यादा है तो वो चीज़ तो ऐड होती है। ठीक है, और मोर देन हिज सन्स एज, समझ में आया। सो बेसिकली 4a हमें दे दी। अब उसके बाद क्या कहा, आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद, मतलब उसके फादर की एज भी में भी 8+ हो जाएगा और वरुण की एज में भी 8+ हो जाएगा। क्या कहा, ही वुड बी 2.5 टाइम ऑफ वरुण्स एज। तो वरुण के फादर की जो एज है 8 साल के बाद, मतलब कि वरुण के फादर की जो एज है 8 साल के बाद, वो क्या हो जाएगी, 2.5 टाइम हो जाएगी वरुण की एज की। मतलब 8 साल के बाद बात कर रहे हैं ना, तो 8 साल के बाद वरुण के फादर की एज ये है, वरुण की एज ये है, उनके बीच में रिलेशन क्या है कि वरुण के फादर की एज किसके इक्वल है, 2.5 टाइम ऑफ वरुण एज। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। ठीक है, अभी बस सोल्व करना है। 4a + 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5/2 इंटू a + 8। ठीक है एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर। तो पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करें, ट्रांसपोज कर दिया। 4 2 ज़ार 8a, 8 2 ज़ार 16, 5 2 ज़ार 5 a ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40। 8a - 5a 3a इज इक्वल टू 40 - 16, मुझे यहाँ से क्या मिला, 24/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड a इज इक्वल टू 8 years। आई होप ये क्लियर है। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने कहा था कि और आगे और 8 साल के बाद जो है, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ वरुण्स एज। तो वरुण की एज से कितने टाइम्स हो जाएगा। अभी फिलहाल जो उनकी एज है वो कितनी है, तुम खुद बताओ। फादर की जो एज है वो चल रही है 4a + 8, और जो वरुण की एज चल रही है वो चल रही है कितनी, a + 8। अब कह रहा है और 8 साल के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 8 ऐड कर दिया, इसमें भी 8 ऐड कर दिया। तो उनके बीच में क्या पूछा है कि जो वरुण के फादर की जो एज है वो कितने टाइम्स होगी वरुण की एज से। मतलब कि मैं लिख दूँ 4a + 16 इज इक्वल टू कुछ n लिख दिया मैंने, कितने टाइम्स होगी मैंने उसे n मान लिया, मल्टीप्लाई मैंने कहा a + 16। तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे सोचो ज़रा। अभी से पहले हम क्या निकाल के आए हैं, ए की वैल्यू निकाल के आए हैं ना, पुट कर दो 8, 8 4 ज़ार 32, 32 + 16 इज 48 इज इक्वल टू n इंटू 8 + 16 क्या होगा, 24, राइट। एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 48/24 विल गिव यू 2। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, राइट एवरीवन। ठीक है, सो क्या हो गई वो 2 टाइम्स। आई होप आप लोगों को आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं इस तरह के एग्ज़ाम्स में, चाहे CUET का आप एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम दें या किसी भी तरह का अगर आप जो एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम है देने जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट एवरीवन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी जो है हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, a 2 digit number is such that if the digit 4 is, if the digit 4 is placed to its right, placed
to its right, its value would increase by 490. सो क्या फाइंड करना है आपको? ओरिजिनल नंबर. फाइंड ओरिजिनल नंबर. राइट एवरीवन. ठीक है, पहली बात तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने की यहाँ ज़रूरत है. कोई भी नंबर है हमारे पास, मैं आपको क्वेश्चन बाद में समझाऊंगी, पहले एक बात बताओ. कोई भी नंबर 23 आपको दे दिया, ये इसका वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है. कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में? 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1. प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ना. 2 फेस वैल्यू है, उसकी प्लेस वैल्यू 10 है, 10. ठीक है, 3 फेस वैल्यू है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1. 20 प्लस 3 23 ऐसे ही बनता है. तो अगर आप कोई भी एक्स वाई के टाइप का अगर आप 2 डिजिट नंबर कंसीडर करते हैं, तो उस 2 डिजिट नंबर के बारे में आप क्या बात करेंगे? वो नंबर को कैसे लिखोगे आप? 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई, दैट इज नथिंग बट 10x प्लस वाई. ऐसे जो है आप किसी नंबर को लिख सकते हैं. राइट नाउ अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट इफ द डिजिट 4 इज प्लेस्ड टू इट्स राइट. अब 2 डिजिट नंबर जो है आपके पास, उसके राइट में अगर आप 4 को रख दें, its value would increase by 490. Now think about it. अभी जो नंबर है वो क्या बन गया? क्या समझे आप इस बात से? एक्स वाई ये डिजिट तो थी ही, इसके आगे 4 रख दिया, तो अब ये वंस, ये टेंस और ये 100 प्लेस हो गया. ठीक है, इसके बारे में क्या बोला उसने? इट्स वैल्यू वुड इंक्रीज बाय 490. अगर अब वैल्यू जो है, नई वैल्यू, वो इंक्रीज होके 490 होगी. पहले तो ये नंबर को लिखोगे कैसे? 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, 10 को y से करोगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे. राइट एवरीवन. ठीक है, सो 100x प्लस 10y प्लस दिस इज 4. राइट 4. ठीक है, अभी देखो, अब इक्वेशन की अगर आप बात करोगे तो आप क्या कहोगे कि ये जो नंबर है हमारे पास 100, एक सेकेंड रुको. हाँ, एक चीज़ और उसने बताई थी हमें क्वेश्चन में कि अगर मैं राइट में इस वैल्यू को रख रही हूँ ना, 4 को रख रही हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 490 से इंक्रीज हो रही है. मतलब कि मैं क्या कह सकती हूँ कि अब ये जो नया नंबर है xy4, ये किसके इक्वल होगा? ओरिजिनल नंबर में 490 ऐड करके. क्यों? क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना 490 से. इक्वेट तो तभी करोगे. आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे. क्या कहा है उसने? उसने ये कहा है कि अगर इस 4 को अगर मैं इस गिवन नंबर के राइट में रख दूं, गिवन नंबर ये था, मैं इसके राइट में रख दूं, तो इसकी जो वैल्यू है, मतलब एक्स वाई ये जो नंबर है, इसकी वैल्यू है वो 490 से इंक्रीज कर रही है. 490 ऐड करोगे तभी तो इक्वेट होंगे दोनों. ठीक है, नाउ अब देखो, ये बात और ये बात इक्वेट कर सकते हैं. ये तो यही है, इसी को बस एक्सपेंड करके लिखा है, लिखने का तरीका है. सो 100x प्लस 10y प्लस 4 किसके इक्वल होगा? यस, 10y. एक्स वाई को कैसे लिखोगे? एक्सपेंड करो ना. 10x प्लस वाई प्लस 490. करो अब सोल्व. 4 को यहाँ ट्रांसपोज किया, 100x को लेफ्ट पे, y को लेफ्ट पे. 100x माइनस 10x 90x एंड दिस इज 9y. दिस इज इक्वल टू 486. ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 10x प्लस वाई बचा, किसके इक्वल होगा? 486. और 10x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या बची? 486 डिवाइड बाई 9 यानी कि 54. अब पढ़ो क्वेश्चन को कि उसने पूछा क्या है. उसने कहा कि ओरिजिनल नंबर बताओ. ओरिजिनल नंबर था एक्स वाई, और एक्स वाई ही तो है ये 10x प्लस वाई. ऐसे ही तो लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. ठीक है, तो हो गया. आंसर हमें क्या मिल गया एवरीवन? 54. समझ में आया सबको? ठीक है ना. तो आंसर मुझे क्या मिल गया? 54. अगर फिर भी आपको अपने आंसर पे डाउट हो ना, तो क्वेश्चन को पढ़ के देख लो. आंसर आ गया ना, चेक करके देखो क्या कहा है. एक 2 डिजिट नंबर है, और अगर इस नंबर में अगर मैं राइट साइड पे 4 रख दूं, लो रख दिया. ठीक है, तो अब ये पहले वाली वैल्यू में 490 ऐड करने पे ये बनना चाहिए ना. ऐड करके देखना, बन रहा है ना? बिल्कुल बन रहा है. LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड. डन. समझ में आया एवरीवन? ठीक है, आई होप किसी को ये मुश्किल नहीं लगा. ओके,
अभी हम बात करते हैं एक और तरह के क्वेश्चन की, जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है एवरीवन, सो हाँ देखते हैं। देखिए आई होप सबको ये विजिबल होगा। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज कीजिए कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ए प्लस 3b-10 के, जहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है। ये आर सिंबल जो होता है वो किसका होता है, रियल नंबर्स का। ठीक है एवरीवन, तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होने वाला है। ऑप्शन ए कहता है ए बी से बड़ा होगा, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है ए बी से छोटा होगा, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है ए और बी इक्वल होंगे, और ऑप्शन डी क्या कहता है कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, कि हम जो गिवन डाटा है उससे बता ही नहीं सकते इनके बीच में रिलेशन क्या है। वैसे इस तरह का आंसर बहुत कम ही पॉसिबल है कि ऑप्शन डी आए, बहुत कम। ठीक है ना, जब उसे कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी बना देना हो क्वेश्चन को, या कह लो बहुत ही ज़्यादा आसान बना देना हो, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करो। उसने ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसके इक्वल है। उसने कंडीशन दी है कि ए और बी रियल नंबर से जाने चाहिए। तो अब हमें इसे सोल्व करके ये देखना है क्या ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में थोड़ा सा ओपन कर दूँ राइट साइड को, 4a 4 3 12b-14। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस को ना डील कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए और बी कहाँ से जा रहा है, रियल नंबर से जा रहा है। ठीक है, क्या कोई आइडेंटिटी या ऐसा कुछ हम बना सकते हैं क्या, क्योंकि जहाँ स्क्वायर दिख गया तो आइडेंटिटी के बारे में तो बिल्कुल सोचेंगे हम। ठीक है, ट्रांसपोज करो इन वैल्यूज़ को, एज को इकट्ठा करो, ए स्क्वायर माइनस 4a, थोड़ा सा गैप में लिखती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 40 कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होके कुछ अच्छा सा काम करने वाला है। ठीक है ना, देखो क्या आप लोगों को आइडेंटिटी याद है ए माइनस बी होल स्क्वायर की, नहीं याद है तो कर लो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको कुछ आइडेंटिटी से ही रिलेटेड सब कुछ करा देंगे, नो इशू। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर तो है, माइनस 2ab टाइप चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 4a को मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, 2 इंटू ये ए वाला तो ये हो गया, इंटू क्या बचा, 2 बचा ना। इसका मतलब जो एक और टर्म होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इस 2 का स्क्वायर होनी चाहिए ना एडिशन में, ये वाला समझ में आ रहा है, 4 होना चाहिए। देखो ज़रा खुद देखो, यही तो बनाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस 4a था, अगर ये आइडेंटिटी बनानी है तो 4 मुझे और चाहिए ना, तभी ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब 4 ऐड ऐसे ही तो नहीं कर सकती हूँ, इस 40 में से निकाल लिया ना मैंने 4 को, 36 बचा 40 के पास। अब ऐसे ही इसके साथ डील करो, बी स्क्वायर माइनस 2b को तो एज इट इज रखो, और देखो क्या बच गया, 2b को एज इट इज रखा, 6 बच गया। तो अब 6 के स्क्वायर यानी कि 36 से ऐड करना पड़ेगा, 4 इसने ले लिया, 36 इसने ले लिया, कुछ भी नहीं बचा, 0। हो भी सकता था कुछ बच गया, बट फॉर्चुनेटली कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये बना a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, मोस्टली लोग यहाँ तक कर लेते हैं उसके बाद अटक सकते हैं, है ना, कि ये तो हो गया बट अब क्या करें। एक बात बताऊँ, 2 नंबर हैं, उनका स्क्वायर अगर 0 बन रहा है तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, या तो दोनों ही 0 होंगे तब 0 बनेगा, और कोई केस है वैसे और कोई केस पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, और दो पॉजिटिव नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद जीरो ना हो। तो यहाँ से इसने क्या इम्प्लाई किया कि ये वाला भी जीरो, ये वाला भी जीरो, मतलब ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो और ये दोनों रियल भी होने ज़रूरी हैं, अगर रियल ना बनते मतलब कुछ इमेजिनरी आ जाता सपोज, तो फिर हमारी कंडीशन फेल हो जाती। ठीक है, तो अब दोनों रियल भी हैं, मतलब गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब ऑप्शन से देख लो, बी 6 है, ए 2 है, ऑब्वियस सी बात है कि बी बड़ा हो गया ए से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, fine everyone, so that was all about today's session. I hope this much is clear to you. Still, if any one of you have any queries everyone, you can either ping us on the chat forum
लाइक ओवर द यूट्यूब, राइट। आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और हमने बहुत लाइक अफोर्डेबल सा कोर्स स्टार्ट किया है सिर्फ 499 रुपीज़ में, ठीक है, हमारी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए। तो अगर आप लोग कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी स्टडी विद पूजा मित्तल ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। और यूट्यूब पे तो हमारी सीरीज़ चल ही रही है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट यू सून।